जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट 6। इसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम आपको रोज़ रात 9 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर गवाए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? तो जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है ये मुगलों को किस भवन में रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद कहा जाता था? तो मुगलों की वो कौन सी मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों वो है आगरा की मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बाबर के बारे में वो कौन सा कथन सत्य है? बात करेंगे बाबर के, वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ये तो बिल्कुल सही कथन सत्य है। दूसरा है, वह अपने पिता की ओर से चंगेज खान और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। ये भी सही है बाबर के बारे में। तीसरा पॉइंट है, उसने प्रसिद्ध सूफी कृति जो है मनसवी का फारसी में तुर्की से भाषा में अनुवाद किया। ये भी सही है। और जो उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है, उसकी मृत्यु 1530 में हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब दे रखा है निम्नांकित संकेतों द्वारा उत्तर छाटिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, उपयुक्त सभी ये जितने भी कथन हैं बाबर के बारे में ये सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों पर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निम्न को मिलाइए। यहाँ पे शासक दे रखा है, यहाँ पे मकबरा, ये शासक का नाम है, ये इनकी मकबरा कहाँ कहाँ पे है। चलिए तो बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बाबर का मकबरा के बारे में, तो बाबर का जो मकबरा दोस्तों होगा यहाँ पे, ये आपका कहाँ पे होगा दोस्तों? ये काबुल में ही होगा। अगर हुमायूं का मकबरा की बात करें ये दिल्ली में होगा, और अकबर की मकबरा की बात करें तो ये सिकंदरा में होगा, और जहांगीर की मकबरा की बात करें तो ये लाहौर में होगा। तो इसलिए दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा कुर्ड भाषा में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला का पहला, दूसरा का बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौसा। निम्न में से कौन से मुगल शासक एक अर्ध राजपूत यानी कि राजपूत माँ से जन्मे थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा मुगल शासक था जो अर्ध राजपूत की माँ से जन्म लिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जहांगीर एवं शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसके शासनकाल में पेशवा पद न केवल शक्तिशाली हो गया अपितु वंशानुगत भी हो गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संभाजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम मराठा शासक है जिसे मुगलों से मान्यता मिली? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा मराठा शासक था जिसे मुगलों के द्वारा क्या दोस्तों मान्यता मिली थी? तो ये दोस्तों जो शासक थे साहू थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? तो जो नूरजहां थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें कौन सा भारतीय शासक था जो पराजित हुआ था? तो वो दोस्तों हुआ था जयचंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके कूट भाषा भी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसका सही, सबसे पहले हम मिलान करते हैं, उसके बाद सही आंसर कूट भाषा का चयन करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ये पेशवा है तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो पेशवा की बात करें तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे पड़ता है, पूना में। इसका जो मिलान होगा पहले का ए का दोस्तों क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे दोस्तों मिलान करते चाहिए, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बी की बात करें तो बी जो ये भोसले है इसका मिलान क्या होगा, भोसले मिलान की बात करें तो दोस्तों इसका क्या होगा, चौथा होगा। ये कहाँ पे होगा, नागपुर में, चौथा हो जाएगा। और सी की बात करें यहाँ पे होलकर, होलकर का क्या होगा दोस्तों, होलकर की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, इंदौर में, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर हम डी की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, डी की गायकवाड़, ये कहाँ के हैं तो दोस्तों गायकवाड़ की अगर हम बात करेंगे डी वाला तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे बड़ौदा, डी वाला क्या होगा, 5 होगा। अगर ई की बात करें सिंधिया, ये कहाँ के हैं तो सिंधिया की बात करें तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे सिंधिया के तो कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप मैच करिए ये कहाँ किस ऑप्शन में कुल भाषा मैच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 3, 4, 1, 5, 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रायतीवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो था। फिर स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को माना जाता है तो दोस्तों वो माना जाता है रिपन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों ये आपका पारित किया गया तो 1919 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये कब लागू की गई तो 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लागू किया गया था कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वराज दल का वह नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम सरकारी पद करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस बी तांबे थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। सुभाष चंद्र बोस किस अधिनियम में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो सुभाष चंद्र बोस किस अधिनियम में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो वो अधिनियम था दोस्तों हरिपुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ कहीं भी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया था तो दोस्तों वो भारत आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी तो दोस्तों इसकी जो स्थापना कब की गई थी तो इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो 1851 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। तो किस संस्था की स्थापना बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा की गई थी तो कौन सी संस्था थी तो दोस्तों उस संस्था का नाम था अनुशीलन संस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो विदेशों में जो क्रांतिकारी दोस्तों जो नेता थे वो उसमें से प्रमुख कौन थे तो दोस्तों उसमें से ये सभी थे। कौन थे, श्याम जी कृष्णा वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है
पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी? तो क्या थी? पहली बात करते हैं, समान निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें, ये भी सही है। फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका में समान स्थानों के लगभग 20% स्थान दलितों वर्गों के लिए सुरक्षित था, ये भी सही है। अब बात करते हैं, दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रावधान। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो कौन सा जोड़ा गलत है? तो बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सही है। अब बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी ये भी नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी सही है, ये भी जोड़ा सही है। अब बात यहाँ पे करते हैं महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा दिया था, ये भी सही है। लेकिन ये हुमायूं जो थे ये वेदों की ओर लौटे नारा नहीं दिए थे, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो रामकृष्ण दोस्तों मिशन था वो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों कब किया था? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व था, कौन सा सहायक तत्व था? तो दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, ये भी सही है। फिर युद्ध के बाद इंग्लैंड की ओर की कमजोरी स्थिति, ये भी हो गई थी। तो ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, ये भी, और उपयुक्त सभी तत्व क्या दोस्तों? ये सही है। जितने भी तत्व हैं ए बी सी ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले थे, तो उन सबकी नींव कौन रखे थे? तो दोस्तों उन सभी की नींव रखने वाले थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों उनके जो प्रवर्तक थे वो थे लुई विवियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किया, किसने किया था दोस्तों? ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसका था? तो दोस्तों वे थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? जो एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका संबंधित है आर्य समाज से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों एक किसने कहा था? स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी उसमें गलतियां हो फिर भी, लेकिन वह अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो इस कथन की बात करें तो ये कथन दोस्तों है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो जो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था उस विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो जो अशोक के अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो वो दोस्तों प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो पहले भाषा पूछा तो प्राकृत हो गया, अब पूछ रहा है किस लिपि में है अशोक के अभिलेख।
तो ये दोस्तों आपके हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जहाँ पर मोर की आकृति है? तो वो अभिलेख है दोस्तों नंदनगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पश्चिम क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रुद्रदमन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राजा किस यूनानी शासक को कहा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों किसे कहा गया? डेमेट्रियस को दोस्तों क्या कहा गया? भारत का राजा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दुभाषाएं सिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक था। तो जो दुभाषाएं सिक्के थे वो भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो वो था दोस्तों डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? जो पांडिचेरी हमारा राज्य, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना दोस्तों की थी फ्रांसीसी मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनेडर की किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द्रख्म कहते थे, द्रख्म किसे? सिक्कों को दोस्तों द्रख्म कहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकों को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है? तो दोस्तों जो सीथियन है, इस शकों को इसी नाम से और जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, मिनेडर किस धर्म का अनुयायी था? जो मिनेडर था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको कहते हैं? जो कनिष्क का शासनकाल था उसमें एक नई कला शैली का जन्म हुआ था, उसको कहते थे, क्या कहते थे? तो दोस्तों उसको कहते थे गांधार कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे कल इसी समय पे एक नए वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन है, मिनेडर की किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द्रख्म कहते थे, द्रख्म किसे? सिक्कों को दोस्तों द्रख्म कहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकों को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है? तो दोस्तों जो सीथियन है, इस शकों को इसी नाम से और जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, मिनेडर किस धर्म का अनुयायी था? जो मिनेडर था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको कहते हैं? जो कनिष्क का शासनकाल था उसमें एक नई कला शैली का जन्म हुआ था, उसको कहते थे, क्या कहते थे? तो दोस्तों उसको कहते थे गांधार कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे कल इसी समय पे एक नए वीडियो के साथ।